हेलो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माय इमेजिनरी वर्ल्ड में। मैं आपकी प्यारी और नन्ही सी ऑथर मैजिकल गर्ल हूँ। आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम चलते हैं आज की स्टोरी में। आपने कहानियां तो बहुत पढ़ी और सुनी होगी, लेकिन ये कहानी थोड़ी सी अलग है। ये कहानी है एक तवायफ की। ये कहानी है उसकी नाकाम मोहब्बत की, जिसने उसे रेड लाइट स्ट्रीट में लाकर खड़ा कर दिया। रेड लाइट स्ट्रीट एक ऐसी जगह जहां दिन में शरीफ लोग एक नज़र देखना भी पसंद नहीं करते, और वहीं रात के घने अंधेरे में वो शरीफ लोग अपनी शराफत का चोला निकाल कर यहाँ आते हैं। ये कहानी है उसे अपनों से मिले धोखे की, कैसे उसकी नाकाम मोहब्बत ने उसे अर्श से फर्श में लाकर पटक दिया। ये कहानी है कश्मीर के नवाब शामिर शाह की, जो एशिया के टॉप 5 बिजनेसमैन में से एक है, जो हैकर, ड्रग्स स्मगलर और माफिया है। अंडरवर्ल्ड का ऐसा कोई काम नहीं जो इसके अंदर ना हो सिवाय गर्ल्स ट्रैफिकिंग के। इस धंधे को छोड़कर इनकी पकड़ हर धंधे में है। ये कहानी है एक तवायफ और एक नवाब की मोहब्बत की। ऐसा क्या हुआ जिसने उसे हूर से मोनिका बाई बना के रख दिया? प्रश्नवाचक चिन्ह। ऐसा क्या हुआ इज्जत से रहने वाली लड़की रेड लाइट स्ट्रीट की शान बन गई? क्या एक तवायफ और एक नवाब की मोहब्बत मुकम्मल होगी? प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। ले चलो मुझे अपने साथ। तुम जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी, लेकिन मुझे अपने साथ ले चलो। मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगी। ये जगह बहुत गंदी है, मुझे अजीब लग रहा है इस जगह में। प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। एक लड़की रोती बिलखती एक लड़के के पैरों में पड़ी, उसके पैरों से लिपटी अपने अश्कों को लबालब बहाए बोल रही थी। लेकिन उस लड़के को उस लड़की पर बिल्कुल भी रहम नहीं आया, और वह उसे अपने पैरों से झिटकता वहीं छोड़कर चला गया। वह लड़की रोती बिलखती उस कमरे में रह गई, लेकिन उसके बहते अश्कों को देखने वाला वहां कोई भी नहीं था। एक लड़की बड़े से शीशे के सामने अपने हाथ रख उस पर अपना सर रख अपने अश्क बहा रही थी। अश्क बहने की वजह से उसकी घनी पलकें और घनी दिख रही थी। उस कमरे का दरवाजा खोलकर कोई अंदर दाखिल होता है। दरवाजे खुलने की आवाज सुनकर वह लड़की अपने होश में वापस आती है और उस तरफ देखने लगती है जहां एक लड़की जड़े मड़े कपड़ों में खड़ी थी, जिसने बहुत ही हैवी जोड़ा पहना हुआ था। वह लड़की अपने सामने शीशे के पास बैठी लड़की को देखती है, जिसने लाल कलर का अनारकली फ्रॉक पहना हुआ था, बालों को सीधा खुला छोड़ रखा था। अश्क बहाने की वजह से उसकी घनी पलकें और बड़ी दिख रही थी। चेहरे पर हल्का सा मेकअप और होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक लगाए वह भला सी खूबसूरत लग रही थी। वहां खड़ी लड़की उस लड़की को बस एक टक देखे जा रही थी। वह लड़की अपने सामने खड़ी लड़की को देखते हुए बोलती है, क्या हुआ लीजिए, क्या मैं खूबसूरत नहीं लग रही? खूबसूरत, बहुत खूबसूरत लग रही हो। न जाने आज कितने मर्दों के दिलों में अपने हुस्न का तीर चलाओगी। तुम्हारे लिए तो खूबसूरती अल्फाज भी कम है। अपने हुस्न के जलवे से उनके दिलों को घायल कर दोगी और उन्हें वैसे ही तड़पता छोड़ देगी। अलीजे उसकी खूबसूरती की तारीफ करते हुए बोलती है। तुम यहाँ क्यों आए हो, ये बताओ? सामने बैठी हुई लड़की उससे पूछती है। तभी वहां पर किसी की दमदार आवाज आती है, मोनिका महफिल सज चुकी है, जल्दी नीचे आओ। शीशे के सामने बैठी लड़की अपने पैरों में घुंघरू बांध रही थी। वह बोलती है, जी बाजी अभी आते हैं। इतना बोल वह अपने चेहरे को उस गोल्डन कलर के दुपट्टे से ढक लेती है और चेहरे में एक झूठी मुस्कुराहट लिए उस कमरे से बाहर चली जाती है। वही अलीजे उसे जाता देख बोलती है, कब तक अपने चेहरे में ये झूठी मुस्कुराहट लिए इन सब के दिलों को बहलाती रहोगी? तुम्हारे दर्द को अच्छे से समझती हूँ। बहुत जल्द तुम्हें इस जगह से निकलूंगी। दुआ करती हूँ खुदा से जल्द कोई फरिश्ता इसे यहाँ से निकालने के लिए भेज दे। इतना खुद से बोल वो वहां से चली जाती है। बेंगलुरु शहर की वह जगह जहाँ पर लोग दिन में आने से भी कतराते हैं और इस तरफ देखना भी गवारा नहीं समझते। दिन के उजाले में और रात के घने अंधेरे में अपनी हवस मिटाने आते हैं। अपने चेहरे में पहने शराफत का चोला निकालकर इस जगह अपनी मर्दानगी दिखाने आते हैं। जो लोग दिन के उजाले में यहाँ देखना गवारा नहीं करते थे और दिन के उजाले में शराफत का नकाब पहने रहते थे, वही लोग रात होते ही अपना वह शराफत का नकाब उतारकर इस जगह आते हैं। ये जगह बेंगलुरु शहर की सबसे बड़ी और सबसे बदनाम जगह रेड लाइट स्ट्रीट है, जिसे रात के अंधेरे में बहुत ही सारी जगमगाती रोशनियों से सजाया जाता है। रात के घने अंधेरे में जहां लोगों के घरों में अंधेरा होता है, वही इस जगह सिर्फ और सिर्फ उजाला ही उजाला होता है। एक ऐसी जगह जहां लड़कियों को उनके अपने ही बेच कर चले जाते हैं। बाहर सड़कों में जगमगाती लाइटों के बीच बनी यह बड़ी सी हवेली, जिसमें मोमबत्तियां की रोशनी थी। इस हवेली में बहुत सारे कमरे थे। वहीं इस हवेली के मेनन हॉल में महफिल सजाई गई थी। जहां पर मोमबत्तियां और लाइट जल रही थी, वहीं वहां पर बहुत सारे अमीर रईसजादे बैठे हुए थे।
वहीं उन सबको सिर्फ एक ही लड़की का इंतजार था, और उन सबके मुंह से सिर्फ एक ही अल्फाज निकल रहा था, मोनिका, मोनिका, मोनिका। तभी उनके कानों में घुंघरू की आवाज आती है, तो उन सब की गर्दन सीढ़ी की तरफ मुड़ जाती है, जहां लाल जोड़े में मोनिका खड़ी थी, और उसने अपने चेहरे को गोल्डन कलर के जालीदार दुपट्टे से घूंघट किया हुआ था। वह नीचे आकर उन सबके बीच में बैठ जाती है, और गाना बजता है, 14वीं शब को कहाँ चांद कोई ढलता है, 14वीं शब को कहाँ चांद कोई ढलता है। गाना चालू होता है, और मोनिका अपने घुंघरू ढंग से बांधते हुए खड़े हो अपने पैरों को ठरकते हुए घूमने लगती है, और अपने हाथों और पैरों को हिलाए बड़े अदा से नाचने लगती है। हाय पानी में, हाय पानी में कौन जलता है, 14वीं शब को कहाँ चांद कोई ढलता है, 14वीं शब को कहाँ चांद कोई ढलता है। वहीं बैठे कुछ लोग उठकर मोनिका के पास जाने लगते हैं, और उसे छूने की कोशिश करते हैं। वह उस शख्स से दूर हो गोल घूमकर नाचने लगती है। दर्द ऐसा कि हंसी आती है, सांस सीने में फंस जाती है, जिसमें शामिल हो मंजिल तक, जिसमें शामिल हो मंजिल तक, ऐसे रास्ते पर कौन चलता है। वही एक शख्स लड़खड़ाता हुआ मोनिका के पास जाता है, और उसके हाथ को छूने को करता है, तो मोनिका उससे दूर हो गोल घूमकर फिर से नाचने लगती है। उसने एक भी बार नाचना बंद नहीं किया था, वह बस अपने पैरों को थिरकाए जा रही थी। हाय पानी में, हाय पानी में कौन जलता है, 14वीं शब को कहाँ चांद कोई ढलता है, 14वीं शब को कहाँ चांद कोई ढलता है। जीता हुआ इश्क हार बैठा है, इसी तरह दिल को मार बैठे हैं, जैसे हमने मले हाथ अपने, जैसे हमने मले हैं हाथ अपने, ऐसे हाथों को कौन जानता है। जैसे आज ये गाना उसके बीते हुए कल को उसे याद दिला रहा हो। उसकी आंखों में अश्क थे, लेकिन वह उन अश्कों को नहीं बहा रही थी, उसके चेहरे में घूंघट अभी भी डला हुआ था। हाय पानी मुझे, हाय पानी में कौन जलता है, 14वीं शब को कहाँ चांद कोई ढलता है, 14वीं शब को कहाँ चांद कोई ढलता है। गाना खत्म होता है, और मोनिका वही नीचे फर्श पर बैठ जाती है। अगले ही पल लोग बस उसे अपनी हवस भरी निगाहों से देख रहे थे, और अपने निगाहों से ही उसकी इज्जत को तार तार कर रहे थे। मोनिका वहां से उठती है, और सीधा ऊपर की तरफ चली जाती है। वह अपने कमरे में जाकर सबसे पहले अपना वह गोल्डन कलर का दुपट्टा निकलती है, और इन घुंघरू को निकालती है। वो गहरी सांस ले रही थी, और उसकी आंखों में अभी भी अश्क भरे हुए थे, जो बहने को तैयार थे, लेकिन वो उन्हें बहने नहीं दे रही थी। अंडस्को वहीं दूसरी तरफ कश्मीर में, कश्मीर जिसे दुनिया की जन्नत कहा जाता है, जिस जगह को देखने के लिए लोग गर्मियों का इंतजार करते हैं, जो जगह अपने में ही बेमसाला है, बहुत ही खूबसूरत है, जिसकी खूबसूरती को लफ्जों में बयां नहीं कर सकते। उसी जगह के बड़े से गोदाम में एक लड़के को बांध कर रखा था। उसकी हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने कई दिनों से कुछ भी न खाया हो, और उसके बदन से अभी भी खून रस रहा था। उसके बदन में बहुत सारे घाव थे, जो उस पर हुई हैवानियत के बारे में बता रहे थे। तभी उस गोदाम का शटर खुलता है, और एक आदमी बड़े ही डैशिंग अंदाज के साथ अंदर आता है। उस गोदाम में अंधेरा होने की वजह से उस आदमी का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, फिर भी वो एक बहुत बड़ी शख्सियत मालूम पड़ता था। वो वहां रखे किंग साइज चेयर में एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख कर बैठ जाता है, जिसके पीछे डेविल के 2 पंख बने हुए थे। उसका और बहुत ठंडा था, जिससे वहां खड़े लोगों को अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंड महसूस हो रही थी। वो आदमी वहीं खड़े एक आदमी को इशारा करता है। उस आदमी का इशारा पाकर वह आदमी उस लड़के को उठाकर उस आदमी के कदमों में फेंक देता है। वह आदमी उसके बालों को पकड़कर उसका चेहरा ऊपर कर गुस्से में अपने दांत पीसते हुए पूछता है, देख आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बताओ कहाँ है वो, वरना आज तेरे बदन से तेरी रूह को आजाद कर दूंगा। एक तो उस आदमी का ऑरा इतना ठंडा था, ऊपर से उसकी गुस्से से निकलती आवाज उसे लड़के के बदन में डर की लहर पहुंचाने के लिए काफी थी। अब उस लड़के में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह यहाँ से भाग सके। उसे ऐसे भी मरना था, और वैसे भी मरना था, तो क्यों न लोगों को दर्द देकर मरे, वो खुद में ही बोलता है। वो अपने सामने बैठे शैतान को देखते हुए जोर जोर हंसते हुए बोलता है, तुम्हें वह चाहिए ना, वह तुम्हें कभी नहीं मिल पाएगी। तुम्हारे इन हाथों से, तुम्हारी पहुंच से बहुत दूर उसे भेज दिया मैंने। जहां पर शरीफ लोग जाने का सोच नहीं सकते, उसे उस जगह भेज दिया। शरीफों के लिए वह जगह किसी जहन्नम से कम नहीं, और लड़कियों के लिए जहन्नुम से भी बदतर। मैंने उसे उस जहन्नुम से भी बदतर जगह में भेजा है, जहां से चाहकर भी वह कभी नहीं निकल पाएगी, जहां सिर्फ उसका जिस्म तार तार होगा। वहां एक तेज चीख गूंज जाती है। उस आदमी ने अपने हाथ में पकड़े चाकू को सीधा उस लड़के की गर्दन में घुसेड़ दिया था। वह चाकू उसके गर्दन के आर पार हो गया था, और उसने अपनी सांसें वही तोड़ दी थी। वह आदमी अपनी जगह से उठकर बोलता है, इस कचरे को यहाँ से रफा दफा करो,
और पता लगाओ 6 महीने पहले ये कहाँ गया था। इस वक्त उसकी आवाज में एक अलग ही गुस्सा था, जो वहां खड़े लोगों की रीढ़ की हड्डी में ठंड पहुंचाने के लिए काफी था। महफिल के बाद मोनिका अपने कमरे में आ गई थी। वो अपने कमरे में शीशे के सामने बैठी गहरी सांसें ले रही थी। उसे हर वक्त हर रात खुद के वजूद से नफरत होती थी। नफरत होती थी खुद से, उससे कि उसने एक ऐसे इंसान से मोहब्बत क्यों की जिसे उससे नहीं उसके खूबसूरत बदन और उसकी दौलत से मोहब्बत की। अपने खूबसूरत बदन को उस इंसान को न सौंपने पर वो उसे इस बदनाम जगह छोड़ दिया। उसे नफरत थी खुद की खूबसूरती से। जिस खूबसूरती पर वो नाज करती थी, आज वही खूबसूरती उसके लिए लानत श्राप बन गई थी। मोनिका अपने कमरे में शीशे के सामने बैठे अपने गहनों को उतार रही थी। तभी उसके कमरे में कोई आता है और मोनिका को देखते हुए बोलता है, मोनिका बाई चौधरी साहब तुमसे मिलना चाहते हैं। मोनिका अपने सामने खड़ी औरत को देखते हुए बोलती है, बाजी उनसे कह दीजिए मोनिका बाई अपने शरीर का सौदा नहीं करती, वह लोगों के बिस्तर में बिछकर उनके बिस्तर की शोभा नहीं बढ़ाती। बाजी उस रेड लाइट स्ट्रीट की मालकिन और उसकी करता धरता रौनक, जिसे सब बाजी कहकर बुलाते थे। रौनक मोनिका को देखते हुए बोलती है, तुम कब तक खुद को ऐसे बचाती रहोगी? अभी एक है, कल 1000 आएंगे, तुम्हें भी इस धंधे में आना पड़ेगा। वह चौधरी तुम्हारे लिए हर रोज डबल पैसा लेकर आता है और तुम हर रोज उसे दुत्कार देती हो। मोनिका अपने जेवर उतार के वही शीशे के पास रखते हुए बिना उन्हें देख बोलती है, आज कितने पैसे लेकर आया है वह? रौनक उसकी बात का जवाब देते हुए बोलती है, 1 लाख लाया है आज वह। इतना पैसा आज तक किसी ने यहाँ के किसी लड़की के लिए नहीं दिया और वो चौधरी तुम्हारे लिए लेकर आया है। पता नहीं क्या जादू चला उस पर तुम्हारा, वो हर रोज तुम्हारे पास आता है और तुम उसे दफा कर देती हो। मोनिका उनकी बात में हंसते हुए बोलती है, उसे सिर्फ मुझसे एक चीज चाहिए, वो चीज मैं उसे देने से रही और मेरी एक महफिल से यहाँ हर रोज करोड़ों आते हैं। आप उन करोड़ों को छोड़ ये चांद लाख रुपयों को क्यों गिन रही है? इतना मुनाफा होता है तो आप ये चंद नुकसानात क्यों देख रही हैं? रौनक उसकी बात सुन बोलती है, जब तुम यहाँ आई थी तब तुम एक मासूम बच्ची थी। तुम्हारी इसी मासूमियत पर तरस खा के मैंने तुम्हें उन सब लोगों से बचाया। तुमने हमें करोड़ का फायदा दिया है, लेकिन तुम्हें अब इस धंधे में आना ही होगा। आज तो चौधरी को मना कर दूंगी, लेकिन इतना बोल वो वहां से चली जाती। मोनिका चिल्लाते हुए बोलती है, मोनिका बाई अपने शरीर का सौदा नहीं करेगी, मर जाएगी, लेकिन कभी यह घिनौना काम नहीं करेगी। इतना बोल वह अपने कपड़े उठाती है और सीधा बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर बाद मोनिका मुसल्ले में खड़ी थी। उसने सफेद कलर का कुर्ता और प्लाजो पहना हुआ था और दुपट्टा बांधा हुआ था। वह अपने दोनों हाथ आसमान की तरह उठा बोलती है, या खुदा, मेरी क्या गलती थी? क्यों मुझे इस जहन्नम से भरी जगह में लाया गया? मैंने ऐसा क्या गुनाह किया था? या खुदा, मुझे इस जहन्नम से भरी जगह से बाहर निकाल। ये जगह जहन्नम से भी बुरी है। या खुदा, किसी फरिश्ता को भेज दे हमें यहाँ से निकालने के लिए। वो अपने दोनों हाथ अपने चेहरे में रखती है। तभी उसके कानों में किसी की आवाज पड़ती है, जो बोल रही थी, हूर। मोनिका मुसल्ले से उठ जनमाज को उठा वही एक साइड अच्छे से रख देती है और अपना दुपट्टा खोल अपने सामने खड़ी लड़की को देखते हुए बोलती है, मैं हूर नहीं हूँ। हूर उसी दिन मर गई थी जब उसकी मोहब्बत उसे यहाँ छोड़ कर गई थी। हूर का इस जगह कदम रखना हूर को उसी दिन मर गया था। हूर 6 महीने पहले मर गई थी। अब जो तुम्हारे सामने खड़ी है वह मोनिका है। इस रेड लाइट स्ट्रीट की हर शाम सजने वाली महफिल की रौनक मोनिका बाई है। अलीजे उससे बोलती है, मोनिका मुझे उन लोगों से बचा लो, मुझे नहीं करना ये गंदा काम। मैं नहीं कर पाऊंगी। तूने ही मुझे आज तक इन लोगों से बचाया है, आज भी बचा ले। एक सेठ की नजर मुझ पर पड़ गई है, वह मुझे नहीं छोड़ रहा। बाजी भी कुछ नहीं बोल रही, वो मुझे एक रात के लिए उस सेठ के हाथों सौंप रही। मुझे बचा ले, मुझे ये गंदा काम नहीं करना। मोनिका वहां रखे अपने दुपट्टे से अपना चेहरा ढक लेती है और अलीजे का हाथ पकड़कर बाहर जाती है और उससे सेठ के बारे में पूछती है। अलीजे उसे एक तरफ इशारा करती है जहां एक आदमी अपनी गंदी नजरों से अलीजे को ही देख रहा था। मोनिका ताली बजाती है। उसके ताली बजाते ही वहां 8 से 10 लड़कियों की लाइन खड़ी हो गई थी, जो उस सेठ के सामने खड़ी थी। कहने के लिए तो रौनक इस रेड लाइट स्ट्रीट की मालकिन थी, लेकिन वहां के सब लोग मोनिका की बात ज्यादा मानते हैं। उन लड़कियों को देखकर उस सेठ की नजर अब अलीजे से हटकर अपने सामने खड़ी उन लड़कियों में से एक लड़की पर जाती है। वह एक लड़की का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है। वह लड़की भी उस सेठ के साथ चली जाती है। अलीजे कस के मोनिका को गले लगा लेती है। सुबह होने को थी और अब इस रेड स्ट्रीट लाइट में चहल पहल कम हो गई थी। अब यह वह बदनाम जगह बन गई थी, शराफत का नकाब पहने लोगों के लिए।
जो रात में यहाँ अपना शराफत का नकाब निकाल के आते थे, वही सुबह होते ही इस जगह को देखना भी नहीं चाहते। दिन के उजाले में उनके लिए इस बदनाम जगह में आना अपने दामन में दाग लगाना है, इसलिए ये शराफत का चोला पहनने वाले लोग दिन के उजाले में यहाँ अपना कदम भी नहीं रखते। वहीं दूसरी तरफ कश्मीर में इंडिया का स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले इस शहर की वादियां आज बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। उन वादियों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे आज किसी की मुराद पूरी होने वाली हो। कश्मीर में आज सिर्फ एक ही न्यूज़ चल रही है। कश्मीर की सबसे बड़ी हवेली शाह हवेली का वारिस शामिर शाह लौट आया है, लेकिन अभी तक उसे किसी ने भी नहीं देखा, यहाँ तक कि उनके खानदान ने भी उन्हें नहीं देखा। उनको आए कश्मीर में 1 महीना हो गया था, न ही उनके खानदान वालों ने उन्हें देखा, न ही उनको किसी फंक्शन में देखा गया, किसी ने भी उसे नहीं देखा। वह एक मिस्ट्री मैन की तरह कश्मीर में रह रहा है, जिसके अनोखे राज है, लेकिन उन राज को सिवाय शामिर शाह के कोई नहीं जानता। वही कश्मीर के एक घर में एक आदमी बालकनी में खड़ा सूरज को एकटक देख रहा था। वह उगता हुआ सूरज उन कश्मीर की वादियों में और चमक पैदा कर रहा था। तभी उस आदमी का फोन बजता है, वह तुरंत कॉल उठा लेता है। दूसरी तरफ से किसी की आवाज आती है, बॉस उनका पता चल गया है, वह बेंगलुरु में है, जेट तैयार करो, वह आदमी बोलता है और फोन कट कर देता है। शेखुल आलम इंटरनेशनल एयरपोर्ट और श्रीनगर एयरपोर्ट। एक आदमी अपनी महंगी गाड़ी बुगाती से निकलकर वहां खड़े जेट में आकर बैठता है और वह जेट तुरंत ही उन कश्मीर की वादियों में उड़ जाता है और अपनी मंजिल के लिए रवाना हो जाता है। उस जेट में बैठा शख्स अपने लैपटॉप में काम कर रहा था। उसकी उंगलियां लैपटॉप के कीबोर्ड में लगातार चल रही थी। वह कोई आम शख्स नहीं था, वह कश्मीर की जाने माने हस्ती शामिर शाह था। केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु। शाम के वक्त उनका जेट बेंगलुरु के एयरपोर्ट में रुकता है। शामिर शाह उसे जेट से बाहर निकलता है। वहां पर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी, जिनमें उनके बीच में सबसे महंगी गाड़ी लवोचनवा बगटी का न्यू एडिशन खड़ी थी और वही उसके आगे पीछे बहुत सारी बॉडीगार्ड्स की गाड़ी थी। शामिर सीधा जाकर उस गाड़ी में बैठ जाता है और उस गाड़ी को चलने के लिए कहता है। ड्राइवर जल्दी से गाड़ी चालू करता है और उस एयरपोर्ट से निकल जाता है। उनकी गाड़ी एक मार्केट से गुजरती है। ट्रैफिक होने की वजह से उनकी गाड़ी वहां रुक जाती है। वहां से एक लड़की गुजर रही थी, जो शामिर की गाड़ी के पास से गुजर रही थी। वह किसी से टकरा जाती है और गिरने को होती है। वही उसके बगल में खड़ी लड़की उसको संभाल लेती है और ठीक से खड़े कर देती है। शामिर की कार की खिड़की खुली हुई थी। शामिर की क्रिस्टल आइज उस लड़की की हरी आंखों से जा मिलती है और पता नहीं क्यों उन्हें एक अजीब सा एहसास होता है और वह दोनों उन आंखों में देखते ही रह जाते हैं। उस लड़की ने खुद को काली चादर से लपेटा हुआ था और चेहरे को भी ढका हुआ था। उसकी सिर्फ वह बड़ी बड़ी हरी आंखें ही दिख रही थी। उसके बगल में खड़ी लड़की उस लड़की का हाथ पकड़कर वहां से ले जाती है। वो लड़की अभी भी मुड़कर शामिर की गाड़ी को देख रही थी। शामिर बस जाती हुई उस लड़की को देख रहा था। उसे उस लड़की को देखकर एक अलग ही एहसास हो रहा था। वह उन एहसासों को झटक कर ड्राइवर से चलने को बोलता है। उसे सिर्फ अपनी उस मंजिल में जाना था जिसलिए वह इस बेंगलुरु शहर में आया था। थोड़ी देर बाद उनकी गाड़ी रेड लाइट स्ट्रीट के बाहर खड़ी थी। बेंगलुरु रेड लाइट स्ट्रीट। रात के अंधेरे में आज फिर यह जगह जगमगा रही थी। आज फिर यहाँ उजाला ही उजाला था। आज फिर इस जगह में चहल पहल थी। जहाँ दिन के उजाले में शरीफ लोग आना पसंद नहीं करते थे, इस जगह को नाजायज बदनाम गलियां बोलते थे। जो इस जगह पर थूकते थे, वही रात के अंधेरे में इस जगह में आकर अपनी मर्दानगी दिखाते हैं। औरतों की चीखों को सुनकर यह अपनी मर्दानी को दिखाया करते हैं। अपने नीचे उनको दबाकर, उनकी आबरू, उनकी इज्जत के साथ खेलकर, अपनी मर्दानगी दिखाकर ये खुद को बहुत महान समझते हैं। वही आज रेड लाइट स्ट्रीट पर पहले से भी ज्यादा चहल पहल थी, क्योंकि आज यहाँ मोनिका बाई के बदन की नुमाइश थी, जिस बदन को लोग सिर्फ दूर से देख सकते थे और अपने नजरों से ही उसकी इज्जत को तार तार कर सकते थे। आज वही उसे छूकर उसकी आबरू के साथ खेल सकते हैं। आज उसकी इज्जत को सरेआम नीलाम किया जा रहा था। वहीं उस हवेली के बीचों बीच रौनक झूले में बैठी अपना पान थूकते हुए बोलती है, आज तो उसकी बोली लग के रहेगी, चाहे उसकी मर्जी हो या ना हो। वही मोनिका अपने कमरे में बैठे अपने इश्कों को बहाए जा रही थी। कैसे न बहाती वह अपने इन इश्कों को। आज उसकी इज्जत सरेआम नीलाम होने वाली थी। जिस चीज को उसने 6 महीना से इन लोगों से बचा के रखा था, आज वही उसका बदन यहाँ नीलाम होने वाला था। वह अपने इश्कों को लबालब बहा रही थी। वो खुद कोस रही थी, क्यों उसने उस शख्स से मोहब्बत की। प्रश्नवाचक चिन्ह। जो शख्स उसकी मोहब्बत के काबिल नहीं था, क्यों उसने अपने परिवार वालों की बात नहीं मानी।
क्यों वह उसे इंसान की मोहब्बत में अपने घर वालों की इज्जत रुसवा कर उसके साथ घर छोड़कर भाग गई। यही सोचकर बस वह अपने आशिकों को बहाए जा रही थी। वह अपने हाथ ऊपर कर दुआ मांगते हुए बोलती है, या खुदा हमारी जिंदगी में किसी फरिश्ते को भेज दे, हम ये गंदा काम नहीं करना चाहते। इन 6 महीना से आपने हमें इस गंदे काम से बचा के रखा है, या खुद भेज दे अपने किसी नेक बंदे को, किसी फरिश्तों को हमारी जिंदगी में। बोलकर वह फिर अपने अश्कों को बहाने लगती है और अपने दोनों हाथों को अपने चेहरे में रख लेती है। तभी उस कमरे का दरवाजा खुलता है और रौनक अंदर आते हुए मोनिका को देखते हुए बोलती है, तू अभी तक तैयार नहीं हुई? आज इस कमसम कली की बोली लगनी है, तैयार हो जल्दी और इन जेवरात को पहन। मोनिका रोते हुए बोलती है, छोड़ दे हमें बाजी, ना करवाए हमसे ये गंदा काम, हम नहीं कर पाएंगे, हम अपनी आबरू ऐसे नीलम नहीं कर पाएंगे, छोड़ दे हमें, वो गंदे तरीके से छूते हैं, आपने 6 महीने हमें छोड़ा ना, प्लीज छोड़ दे। और भी लड़कियां हैं यहाँ पर जो ये काम करती है, तो आप हमें इनमें क्यों घसीट रही हैं? छोड़ दे हमें। रौनक मोनिका के बालों को अपने हाथों की मुट्ठियों में कस के पकड़ लेती है, जिससे मोनिका की हल्की चीख निकल जाती है। रौनक अपने दांतों को पीसते हुए बोलती है, ये हवेली मेरी है और मैं इस रेड लाइट स्टेट की मालकिन हूँ। बहुत कर लिया इन 6 महीना में तुमने राज। इस हवेली की रौनक इस रौनक से है और यहाँ वही होता है जो रौनक चाहती है। आज होगी तेरी रुसवाई, आज होगी तेरे इस खूबसूरत से तराशे बदन की नुमाइश, आज लगेगी तेरी बोली, जल्दी से जेवर पहन और नीचे आ। वह उसके बालों को एक झटके में छोड़ती है और वहां से चली जाती है। मोनिका की आंखों में अश्क भरे हुए थे, उसे अपने सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था। उसे इस नुमाइश से बचाने वाला कोई भी नहीं था। मोनिका ने ग्रे कलर का लहंगा चोली पहना हुआ था, जिसमें हाथों की कढ़ाई की गई थी और मैरून कलर की चुनरी डाली हुई थी। बालों को खुला ही छोड़ा था, उसमें एक भारी भरकम सा हार पहना था और सर में छोटा सा मांग टीका लगाया हुआ था। चेहरे में हल्का सा मेकअप में वह बला की खूबसूरत लग रही थी। जिस खूबसूरती से वह वहां आए मर्दों के दिलों में राज करती थी, जिस खूबसूरती से उनके दिलों में अपने हुस्न का तीर छोड़ जाती थी, आज वही उसकी इस खूबसूरती की नुमाइश हो रही थी, उसके बदन की नुमाइश हो रही थी। उसे बस उम्मीद थी तो एक करिश्मे की, अगर आज कोई करिश्मा हो जाए और वह बच जाए इस दलदल में जाने से। मोनिका अपने पैरों में घुंघरू बांध लेती है और अपने चेहरे को उस मैरून कलर की चुनरी से ढक लेती है, जिसमें गोल्डन धागे से जिग जैग कढ़ाई बनाई गई थी। उसके अश्क रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अश्क बहने की वजह से उसकी घनी पलकें और घनी हो गई थी। उसने अपने बहते अश्कों को रोक लिया था। वह खुद से ही बोलती है, यही तेरी फूटी किस्मत है मोनिका। कहाँ तू 6 महीने पहले एक शरीफ खाने की बेटी बनकर शराफत की जिंदगी की रही थी, और कहाँ अब तू? काश तू इस इंसान से मोहब्बत न करती तो तेरी किस्मत तुझे लाकर इस बदनाम गलियों की चौखट में न खड़ा करती। सोचते हुए वो उस हवेली की सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। उन घुंघरुओं की आवाज जैसे ही वहां बैठे मर्दों के कानों में पड़ती है, वह सब अपने गर्दन घुमाकर सीढ़ियों से आ रही मोनिका को एकटक देखने लगते हैं और वहीं से ही अपनी आंखों से उसकी इज्जत को चीरने लगते हैं। वहीं से अपनी आंखों से उसके बदन को चलनी करने लगते हैं, उसकी इज्जत को तार तार करने लगते हैं। मोनिका जाकर उन सब रईस जाड़ों के बीच में बैठ जाती है। रौनक गाना चालू करने का इशारा करती है। गाना चालू होता है। मुझको सदकों से कोठे पे पहुंचा दिया, शुक्रिया आपके प्यार का शुक्रिया, शुक्रिया आपके प्यार का शुक्रिया। मुझको सदकों से कोठे पे पहुंचा दिया, शुक्रिया आपके प्यार का शुक्रिया, शुक्रिया आपके प्यार का शुक्रिया। मोनिका अपने पैरों को थिरकते हुए खड़ी हो जाती है और वह इस गाने की बोल के साथ अपने हर एक स्टेप को मैच कर रही थी। जैसे ये गाना ना हो, उसके दिल से निकल रहे जज्बात हो, उसका बीता हुआ कल हो, जो इस गाने के जरिए बोला जा रहा था। आ गई आज मैं ये कहां से कहां, क्या से क्या हो गई ये मेरी दास्ता। आपका ये करम है करम या सितम, मेरे दिल के सिवा कौन जाने यहाँ। सच कहूँ तू कहेंगे शिकवा किया, शुक्रिया आपके प्यार का शुक्रिया, शुक्रिया आपके प्यार का शुक्रिया। मेरे नीलम की बोलियां बोल के, सोने चांदी में दिल रख दिया टोल के। जाम छलका रहे ए मेरे महबा, मेरी इस जिंदगी में जहर घोल दिया। बेबसी का मेरी खूब सौदा किया, शुक्रिया आपके प्यार का शुक्रिया, शुक्रिया आपके प्यार का शुक्रिया। वह ऐसे ही नाच रही थी, उसके पैरों में हल्के छाले पड़ गए थे। वह बहुत ही तेज तेज अपने पैरों को थरका रही थी। आज पहली बार उसके पैरों से खून निकल रहा था। उसके पैरों में हल्के छाले भी पड़ गए थे, लेकिन वह नाचना बंद नहीं कर रही थी। वह ऐसे ही नाचे जा रही थी और वहां बैठे मर्द अपनी आंखों से ही उसकी इज्जत को तार तार कर रहे थे और अपनी आंखों में हवस के लिए उसे ही देख रहे थे। चौधरी खड़ा हो एक नोटों से भरी गद्दी को मोनिका के ऊपर उछाल कर वहीं उसके ऊपर फेंक देता है।
फैसला आपका हमको मंजूर है। फैसला आपका हमको मंजूर है। इस जमाने का तू ऐसा दस्तूर है। हंस के हर गम सहे, साके भी चुप रहे। एक औरत यहाँ कितनी मजबूर है। क्या हूँ मैं आपने मुझको समझा दिया। शुक्रिया आपके प्यार का शुक्रिया। शुक्रिया आपके प्यार का शुक्रिया। मुझको सदकों से कोठे पे पहुंचा दिया। शुक्रिया आपके प्यार का शुक्रिया। शुक्रिया आपके प्यार का शुक्रिया। मोनिका गाने के हर बोल के साथ अपने हाव भाव मिला रही थी और अपने हाथों और पैरों को थरका रही थी। वह बोल उसके दिल में लग रहे थे, जिससे उसके अश्क बहने को तैयार थे, लेकिन उसने अपने अश्कों को रोक रखा था। गाना खत्म होता है। गाने के खत्म होते ही वह घुंघरू भी टूटकर गिर जाते हैं और मोनिका वहीं बैठ जाती है। रौनक उस पान को थूकते हुए बोलती है, हाँ तो लगाओ भाई बोली, आज कौन कितने में बोली लगाए गए। इस कमसन काली की आज ये छमिया किसके बिस्तर की रंगत बनती है, किसकी रातें रंगीन करती है। तो निकलो सब नोटों की गड्डियां और हो जाओ शुरू। मोनिका को खुद के लिए ऐसे अल्फाज किसी कांटे की तरह लग रहे थे। वो उसके सीने में तीर की तरह चल रहे थे। वहां बैठे आदमियों में से एक आदमी बोलता है, 5 लाख, आज तो इसे मैं ही लेकर जाऊंगा और इसकी सिसकियों मेरी कानों को सुकून मिलेगा। बहुत तड़पाया है मुझे इसने, आज तो यही मेरे बिस्तर में बिछेगी। कहते हुए वह अपने सीने में अपनी उंगलियां चला रहा था। वो बेशर्मी से हंसने लगता है। यह कोई और नहीं वही चौधरी था, जो रोजाना मोनिका के लिए आता था और मोनिका इसे धीत्कार के भगा देती थी। रौनक अपने बगल में खड़े अपने एक आदमी को इशारा करती है, जो बोलता है, 5 लाख 1, 5 लाख 2। तभी एक आदमी बोलता है, 20 लाख। इतनी ऊंची बोली सुनकर तो रौनक की आंखें चमक जाती हैं। उस हवेली में कभी ऐसा नहीं हुआ था कि किसी ने इतनी ऊंची बोली लगाई हो किसी लड़की के लिए, लेकिन यहाँ इतनी ऊंची बोली लग रही थी सिर्फ मोनिका के लिए। वही पिलर के पीछे अलीजे पिलर के पीछे छिपकर मोनिका को देख रही थी। उसकी आंखों से अश्क बह रहे थे, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती थी। आज तक मोनिका ने उसकी इज्जत को बचाया था। जब से वह यहाँ आई थी, मोनिका ने उसे किसी के भी हाथों में पड़ने नहीं दिया था, हमेशा उसकी इज्जत को बचाया था। और आज यही मोनिका की इज्जत को तार तार किया जा रहा था। उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाई जा रही थी, उसकी बोली लग रही थी। रौनक के बगल में खड़ा आदमी दोबारा बोलता है, 20 लाख 1, 20 लाख 2। तभी उन आदमियों में से एक आदमी बोलता है, 50 लाख, और मोनिका को अपने हवास भरी नजरों से देखने लगता है। आज तो जैसे वह मोनिका को अपने साथ लेकर ही जाएगा। रौनक के बगल में खड़ा आदमी दोबारा बोलता है, 50 लाख 1, 50 लाख 2, 50 लाख 3। इतनी ऊंची बोली कोई भी नहीं लगा पाया था। रौनक उस आदमी को देखते हुए बोलती है, ले जाए जोरावर साहब इसे अपने साथ, सैद आज ये छमिया आपकी हुई। जोरावर भद्दी हंसी हंसते हुए बोलता है, बहुत तड़प आया है तूने मुझे, आज तो अपनी सारी तड़प मिटाऊंगा। तेरी जब चीखें मेरे नीचे दबाकर निकलेंगे, बड़ा सुकून पहुंचेगा मुझे। वो अपने सीने में हाथ चलाते हुए बोलता है। चौधरी बस गुस्से में जोरावर को देखे जा रहा था। रौनक अपना पान थूकते हुए बोलती है, कोई बात नहीं कर चौधरी साहब, आज जोरावर साहब इसकी ओपनिंग कर रहे हैं, कल आप इसे अपने साथ ले जाकर मजे लीजिएगा। जोरावर आगे बढ़ मोनिका का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ घसीटते हुए ले जाता है और उसे एक कमरे में ले जाकर उसे बेड में धकेल देता है और उस कमरे का दरवाजा बंद कर देता है और अपनी शर्ट के बटन खोल अपनी शर्ट को वहीं फेंक देता है और मोनिका के ऊपर आ जाता है। मोनिका उसे खुद से दूर करने की लगातार कोशिश कर रही थी, लेकिन वह उसे खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। वह इतना हटाकट्टा आदमी और कहाँ सुखी सी लड़की, उसके वजन के आगे वो दब सी जा रही थी, लेकिन उसे खुद से दूर नहीं कर पा रही थी। जोरावर उसे किस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह उसे खुद को किस नहीं करने दे रही थी। वह अपने चेहरे को इधर से उधर घुमा रही थी, लेकिन उसे किस नहीं करने दे रही थी। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर जोरावर को धक्का देती है और वहां से उठकर भागने लगती है। वह जैसे ही दरवाजे की तरफ पहुंचती है, जोरावर उसके बालों को पकड़कर घसीट लेता है और उसके गालों में थप्पड़ मार उसे दोबारा बेड में धक्का देते हुए गुस्से में अपने दांत पीस कर बोलता है, साली मैंने सोचा था तेरा पहला पहला है तो आराम से करूंगा, लेकिन तुम लड़कियों को तो इज्जत रास नहीं आती है। अब तू देख मेरा वहशी रूप, अब तुझे इतना दर्द होगा, तू अफसोस करेगी इस दिन को जिस दिन तू यहाँ आई थी। तेरी अब सिर्फ चीख निकलेंगे मेरे नीचे दबकर। इतना बोल वह मक्कारों की तरह हंसने लगता है, हा हा हा, और उसकी चुनरी को उसके बदन से जुदा कर देता है। मोनिका अपने हाथों से अपने सीने को ढक लेती है। उसे अपनी इज्जत लूटने का डर था। वो बस खुदा से खुद को बचाने की दुआएं मांग रही थी। शायद खुदा ने उसकी दुआ कबूल कर ली थी। जोरावर अपने होंठ उसकी गर्दन में रखकर काट लेता है, जिससे मोनिका की एक तेज चीख निकल जाती है।
उस चीख के साथ उस कमरे का दरवाजा टूटता है और एक शख्स अंदर आता है। अंदर का नजारा देखकर उस शख्स की आंखें गुस्से से सर्द लाल हो जाती हैं।